हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है सेकुलर क्लासेस और मैं हूं ममता। और आज हम कुछ 10-15 सवाल करेंगे रिलेटेड टू प्लेटो एंड कन्फ्यूशियस। ये हमारे जो यूजीसी नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है, उसमें जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, उसमें जो दूसरा यूनिट है उसमें दिया हुआ है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। उसमें जो पहला नाम आता है वो आता है कन्फ्यूशियस का, और दूसरा जो नाम आता है वो प्लेटो का आता है। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो पहला जो सवाल है कन्फ्यूशियस का ही है कि कन्फ्यूशियस का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल टेक्स्ट ऑफ कन्फ्यूशियस। तो कन्फ्यूशियस ऑप्शन देखने से ही पता चल रहा है कि पहली बात तो बाइबिल तो हो नहीं सकता, इनका है नहीं। ताओ तेचिंग भी इनका नहीं है, बुद्धिस्ट सूत्राज भी इनका नहीं है। एनालेक्ट्स जो है वो एनालेक्ट्स जो है वो इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है इनसे रिलेटेड। एक्चुअली में जो कन्फ्यूशियस हैं, इन्होंने पर्सनली कोई बुक कभी कोई बुक नहीं लिखी, कोई ग्रंथ नहीं लिखी, लेकिन इनसे जो रिलेटेड इनके जो शिष्य थे, इनके जो शिष्य लोग थे और जो भी इनकी विचारधाराएं थी, उसको उन लोगों ने इसी एनालेक्स में ही समाहित किया है। और यही इसी एनालेक्स में ही इनकी जो विचारधारा रही कन्फ्यूशियस की, उसको कन्फ्यूशियनिज्म के नाम से जाना गया। कन्फ्यूशियनिज्म कन्फ्यूशियनिज्म के नाम से जाना गया था इसी बुक से। इसके अलावा जो कन्फ्यूशियस की इसके अलावा कन्फ्यूशियस की जो और जो बुक्स हैं जिनसे इनके विचारों के बारे में पता चलता है, उसमें 4 बुक्स के नाम से एक जाना जाता है। 4 बुक्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें 4 बुक्स हैं और उसके अलावा 5 क्लासिक्स हैं। 5 क्लासिक्स हैं जिनके बारे में जाना। इस 5 क्लासिक्स को ही पढ़ के कन्फ्यूशियस ने इन 5 क्लासिक्स जो बुक्स या विचारधाराएं या जो भी चीज़ें इसमें हैं, उन्हीं को पढ़ के कन्फ्यूशियस खुद लोगों को अपने विचारों को बताए थे और समझाए थे। तो वही 5 क्लासिक्स में आते हैं। तो जो इनकी 4 बुक्स में आती हैं, वो बुक्स जो 4 आती हैं, वो बुक्स मैं आपको बता देती हूँ आप लोग को। जैसे कि जो इनकी पहली जो बुक आती है 4 बुक में, इसको मैं मिटा देती हूँ थोड़ा, फिर मैं लिखती हूँ। ओके। जो 4 बुक्स आती हैं, इनकी 4 बुक्स, उसमें जो पहला है वो है द ग्रेट लर्निंग, द ग्रेट जिसको चाइनीज़ में डैक्सियन मतलब DAXUE, डैक्सू या जो भी पढ़ते होंगे वो बोलते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में ये नाम दे के भी पूछ सकता है, इसलिए मैं लिख दिया मैंने। और दूसरी जो इनकी दूसरी बुक है वो है द डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन, द डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन। इसको भी चाइनीज़ में बोलते हैं झोंग जियोंग। इन लोगों का जो मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, NGYONG, झोंगजियांग। और जो इनकी तीसरी बुक है, वो तीसरी बुक है मेंसियस। और जो चौथी बुक है इनकी वो है एनालेक्ट्स, जो खुद एनालेक्ट्स वही में।
एनालेक्ट्स। एनालेक्ट्स को चाइनीज़ में लुंगयू बोलते हैं। नो वाई रहेगा ये नाम बड़े से। ओके। और इन चारों जो बुक हैं इनका थीम भी अलग अलग है। जैसे क्या क्या विचारधाराएं इसमें रही हैं, जैसे कि द ग्रेट लर्निंग में मतलब ये बताया गया है कि कैसे समाज में संतुलन बना रह सकता है, किन विचारधाराओं को, सबकी विचारधाराओं को लेके चलना और समाज में एक सामंजस्य बना के रखना। तो ये चीज़ें इस द ग्रेट लर्निंग में बताई गई। द डॉक्ट्रिन ऑफ मीन में और जो द ग्रेट लर्निंग और मेंसियस में जो है वो मेंसियस में बोला गया है कि इसमें कन्फ्यूशियस के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए एक इनके शिष्य कहें या फिर उनके जो भी रहे हैं वो अपने विचारधारा मतलब इनकी विचारधाराओं को समाज में बताया, समझाया, पढ़ाया, लिखाया, जैसे भी उनकी विचारधाराओं को आगे बढ़ाया। तो वो मेंसियस थे, उनका नाम ही मेंसियस था तो मेंसियस नाम से है। और एनालेक्ट्स तो कन्फ्यूशियस और उनके शिष्यों के बीच, जैसा कि मैंने बताया था, संवाद हुआ था, उसको एनालेक्ट्स में लिखा गया है। तो ये इनकी 4 बुक्स हैं। 5 क्लासिक्स भी आगे बताएंगे, उसके पहले हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। कन्फ्यूशियस ने किस नैतिक गुणों को सर्वोपरि माना था? विच मॉरल वर्च्यू डिड कन्फ्यूशियस कंसीडर सुप्रीम? तो कन्फ्यूशियस का न्याय, करुणा, साहस ये तब तो है खैर उनकी बातों में, लेकिन उन्होंने एक इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज किया था, रेन, जिसको REN, रेन, जिसका मतलब होता है मानवता। और इनकी एक्चुअली में कहें तो इनकी जो पूरी लाइफ की जो फिलॉसफी रही है वो इसी पे रही है कि मतलब इनका ऐसा मानना था कि एक आदर्श समाज वहीं या एक आदर्श राज्य वहीं बन सकता है जहाँ पे सभी लोग, सभी मनुष्य, सभी जनता जो भी है वो अपने अपने कामों को निभाए, अपने कर्तव्यों को निभाए, अपने चीज़ों को लेके चले। तो उसी को, और ये जो रेन जो इनका कॉन्सेप्ट है इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। और बेसिकली रेन मानवता इसका मतलब होता है। इसमें जो इनका मेन था कि जो समाज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, समाज जो है वो समाज में सामंजस्य होना चाहिए, सामंजस्य, एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम। यही इनके जो रेन का कॉन्सेप्ट था वो यही कॉन्सेप्ट इनके है। तो इनका नैतिक गुण जो है इन्होंने माना है वो रेन को ही माना है। उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है कि कन्फ्यूशियस का जन्म किस चीनी राजवंश के दौरान हुआ था? तो ये जो ऑप्शन है बी, झोउ का उस टाइम राजवंश चल रहा था जब इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म जो है कुछ 550 BC से लेके 450 BC के भी अराउंड में हुआ था इनका जन्म। तो उस टाइम झोउ राजवंश का शासन था। चौथा है कन्फ्यूशियस ने किन रिश्तों को 5 स्थिर संबंध कहा था? अच्छा, तो फैमिली एंड सोसाइटी, रूलर एंड सब्जेक्ट, टीचर एंड स्टूडेंट। हाँ, इसको इन्होंने ऑल ऑफ द एबव, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगर एक समाज है, ठीक है, तो एक संपूर्ण समाज या एक संपूर्ण राज्य में किस तरह के रिश्ते रहने चाहिए, कांस्टेंट रिलेशनशिप रहने चाहिए, और वो कौन कौन है जो इस समाज को बना के चलते हैं। तो उसमें इन्होंने परिवार को, समाज को, राजा को, प्रजा को, शिक्षक को, शिष्य को, सभी जो हैं अगर अपने अपने कर्तव्य निभाएंगे तो वो एक आइडियल स्टेट बनेगा और एक आदर्श राज्य बनेगा। और उसमें
हमेशा हार्मनी, पीस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट बना रहेगा, इनका यही कहना था। इसके अलावा पांचवा क्वेश्चन है कि कन्फ्यूशियनिज्म किस धर्म का आधार बने। Which religion was founded on the ideology of Confucius? तो कन्फ्यूशियस खुद एक विचारधारा रही जो कन्फ्यूशियनिज्म के नाम से जानी गई, जो ये कन्फ्यूशियनिज्म है इस नाम से जानी गई, तो यही विचारधारा का आधार बने। बौद्ध धर्म से नहीं लेना देना इनका था, ताओइज्म से भी नहीं, शिंतो से भी नहीं। कन्फ्यूशियस के विचारों को बाद में खुद कन्फ्यूशियनिज्म के नाम से जाना गया, वो खुद एक विचारधारा बन गई, उनके विचार जो थे। आप प्लेटो के कुछ सवाल हैं, जैसे कि प्लेटो का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है, तो बहुत इजी है। प्लेटो का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है जो वो है द रिपब्लिक। इसका थीम है द रिपब्लिक कंसर्निंग जस्टिस एंड सो इसका रिपब्लिक इनका सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, जिसमें इन्होंने आइडियलिस्टिक स्टेट की बात की है, एक फिलोसोफर किंग की बात की है। सातवां है प्लेटो की शिक्षाओं का केंद्र बिंदु कौन सा विचार था, तो मतलब व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ प्लेटो टीचिंग्स, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, लॉजिक, मैटेरियलिज्म, ह्यूमनिज्म। देखिए इन्होंने लॉजिक की बात नहीं की, मैटेरियलिज्म की भी बात नहीं की, इनका मेन जो था ह्यूमनिज्म, इनका मेन जो केंद्र बिंदु था वो था थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, रूप का सिद्धांत। इसी के जरिए तो इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि एक भौतिक दुनिया और एक आदर्शवादी दुनिया की विचारधाराएं क्या हैं, और वही आदर्शवाद जो दुनिया होगा वो जो जान जाएगा कि वो जिसके अंदर विचारधारा आ जाएगी वही फिलोसोफर किंग बनेगा, वही उस राज्य का राजा बनने लायक होगा, क्योंकि वो भौतिक दुनिया से बाहर निकल चुका होगा। और इसको समझाने के लिए उन्होंने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स दिया, इसको समझाने के लिए उन्होंने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स दिया, जिसमें इन्होंने भौतिक दुनिया और आदर्श दुनिया दो विचारधाराएं बताई, जिसको फिर इन्होंने समझाने के लिए गुफा का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ केव, गुफा का सिद्धांत दिया, जिसमें ये बोला कि जो लोग गुफा में रह रहे हैं और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और वो वहाँ रह के जो भी वहाँ से चीज़ें देख रहे हैं उनको लग रहा है वही वास्तविक दुनिया है, लेकिन जब वो गुफा से बाहर आ जाएगा वो जान पाएगा कि असली दुनिया क्या है, और वो एक फिलोसोफर किंग बनने लायक होगा। तो इसको उन्होंने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स जो है इससे इन्होंने समझाया था। आठवां क्वेश्चन है प्लेटो ने गुफा का दृष्टांत में क्या समझाने की कोशिश की। देखो मैंने बोला है जो एलिगरी ऑफ द केव या थ्योरी ऑफ द केव जो है वो उन्होंने समझाने की यही कोशिश की थी। तो क्या कोशिश की थी भाई, कि वास्तविक दुनिया और एक भ्रम की दुनिया क्या है, वही एक भौतिक दुनिया और एक आदर्श दुनिया दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और अगर फिलोसोफर किंग यानी आदर्श राजा जो बनेगा वही वास्तविक दुनिया को जान पाएगा, जो नहीं जान पाएगा वो कभी भी राजा नहीं बन सकता है। तो इसको समझाने के लिए इन्होंने एलिगरी ऑफ द केव की बात की थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्होंने रियलिटी वर्सेस इल्यूजन को समझाने की कोशिश की थी, इस थ्योरी से गुफा के सिद्धांत से इन्होंने समझाने की कोशिश की थी। नेक्स्ट सवाल है प्लेटो के अनुसार आत्मा के कितने भाग होते हैं। इजी है, प्लेटो ने हमेशा आत्मा को भी 3 भाग माना है, और उसके हिसाब से वैसे ही समाज में भी उन्होंने 3 भाग बताए हैं। जैसे आत्मा के 3 भाग इन्होंने माना है, 3 भाग माना है, जैसे कि मतलब विजडम, उसके बाद एपिटाइट, और एक होता है करेज। और इसी बेसिस पे इन्होंने समाज को भी 3 भागों में बांटा।
जो विजडम, जिसके अंदर विजडम होगा, वो फिलोसोफर किंग बनने लायक होगा, वो फिलोसोफर किंग होगा। जो करेज वाला होगा वो समाज में किसको रिप्रेजेंट करेगा? सैनिक वर्ग को रिप्रेजेंट करेगा, सैनिक वर्ग को रिप्रेजेंट करेगा। और जो एपेटाइट का होगा वो शिल्प वर्ग को रिप्रेजेंट करेगा या कामगार वर्ग को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा इन्होंने बताया था। तो आत्मा को भी 3 भाग माना इन्होंने, और उसी के हिसाब से इन्होंने समाज को भी 3 भागों में बांटा। और ये बोला कि अगर समाज में सभी अपना-अपना काम करेंगे, किसी एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो वो समाज जो होगा वो उसमें शांति बनी रहेगी और वही न्याय होगा उस समाज के लिए। तो इन्होंने 3 बताया। फिर प्लेटो की द लॉज का मुख्य उद्देश्य क्या था? द लॉज इन्होंने द रिपब्लिक के बाद, द लॉज जो है वो इनकी सबसे लास्ट बुक है जो इन्होंने मरते टाइम ही लिखा था, अपने जब इनकी डेथ हुई थी, तो लिखते लिखते इनकी डेथ हो गई थी द लॉज। और द लॉज में इन्होंने एक सब आइडियल स्टेट की बात की, क्योंकि जो इन्होंने आइडियल स्टेट की बात की थी या फिलोसोफर किंग की बात की थी, वो रियल वर्ल्ड में ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। इसलिए इन्होंने उस चीज़ों को समझते हुए फिर एक लॉज लिखा और उसमें बताया कि कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो इसमें इन्होंने रूल्स फॉर द बेस्ट स्टेट की बात की, इसमें आइडियल एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं की, डेवलपमेंट ऑफ साइंस की बात नहीं की, एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्ट की बात नहीं की। इन्होंने सर्वश्रेष्ठ राज्य के नियम की बात की थी द लॉज में। 11वां क्वेश्चन है द सिंपोजियम में प्लेटो ने किस विषय की चर्चा की? तो सिंपोजियम में इन्होंने, इनकी ही बुक है सिंपोजियम, और सिंपोजियम में इन्होंने प्रेम की बात की थी, लव की बात की थी, लव। और फाइड्रस में पुस्तक में प्लेटो ने किस विषय पे चर्चा की थी? तो फाइड्रस में ही इन्होंने क्या दिया है? सोल एंड लव, जस्टिस एंड पॉलिटिक्स, साइंस एंड मैथमेटिक्स, वार एंड पीस में इसमें इन्होंने सोल एंड लव की बात की थी फाइडियस में। प्लेटो की टिमोयस पुस्तक मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित था? टिमोयस आई थिंक जस्टिस पे ही डिपेंड था ये, फिजिक्स की बात नहीं, फिलॉसफी एंड नो सॉरी, इसका जो आंसर होगा वो होगा, ओके माय मिस्टेक, इसका आंसर होगा, उन्होंने फिलॉसफी एंड कॉस्मस की बात की थी, दर्शन और ब्रह्मांड की बात की थी इन्होंने टाइमियोसिस में। तो इसमें इन्होंने फिलॉसफी एंड कॉस्मस की बात की थी। और 14वां क्वेश्चन है प्लेटो की किस पुस्तक में गुफा और दृष्टांत प्रस्तुत किया गया? तो अभी मैंने बोला जो इनकी रिपब्लिक है, द रिपब्लिक, इसी में इन्होंने फिलोसोफर किंग की भी बात की, फिलोसोफर किंग, जस्टिस, उसके अलावा थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, और इसी को थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को समझाने के लिए इन्होंने एलिगेरी ऑफ द केव दिया। तो द रिपब्लिक में इन्होंने ये थ्योरी प्रस्तुत की थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 15वां क्वेश्चन है प्लेटो की द रिपब्लिक में गुफा का दृष्टांत एलिगरी ऑफ द केव में जिन कैदियों का उल्लेख किया गया था वे किसके प्रतीक थे? मतलब इन्होंने जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को समझाने के लिए बोला कि एक गुफा है, ठीक है, इसमें सब लोग कैद हैं, और जैसे कि यहाँ पे ये लोग जंजीरों से कुछ जकड़े हुए हैं, जंजीरों से बंधे हुए हैं और यहाँ पे हैं, और यहाँ से, और बाहर कुछ लोग हैं, और यहाँ पे सूरज है, और जब सूरज की रोशनी इन लोगों पे पड़ती है तो इसकी परछाई जब इन लोगों की दिखती है तो इन लोगों को बहुत बड़ी चीज़ें इन लोगों को दिखती हैं, तो इन लोगों को लगता है कि ये यही वास्तविकता है।
पर वास्तविकता तो कुछ और है, वास्तविकता तो इन लोगों को पता ही नहीं है। तो और ये जंजीरों में जकड़ने का मतलब ये है कि ये लोग सामाजिक रूप से या इतनी चीज़ों से बँधे हुए हैं, अपने सोच को, अपनी तरीकों को, अपने रीति-रिवाज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और जब इन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे, ज्ञान के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, तब वो वास्तविक दुनिया को जान पाएँगे। इन भौतिक भौतिक दुनिया से बाहर निकल के एक वास्तविक दुनिया में को जान पाएँगे, जहाँ पे जस्टिस होगा, जहाँ पे प्रेम होगा, जहाँ पे एक दूसरे के लिए सहानुभूति होगी। तो उस तरह की दुनिया में जब ये आएँगे, तो इसी को समझाने के लिए इन्होंने एलिगरी ऑफ द केव का सिद्धांत दिया था। और इसमें कौन लोग हो सकते हैं, तो कैदियों का उल्लेख किया। अब वो कैदी कौन है, वो कैदी कौन है? तो अभी अभी पता चला ना कि अज्ञानता में रहने वाले लोग हैं, जिनको ज्ञान नहीं था। अब जब वो ज्ञान हो जाएगा उनको, तभी वो आदर्श आदर्श दुनिया में आ पाएँगे, आदर्श दुनिया में आ पाएँगे। तो कौन वो लोग थे? वो ऐसे लोग थे जो अज्ञानता में रहने वाले थे, अज्ञानता में रहने वाले थे। ओके, ओके, तो यही क्वेश्चन था कुछ, जिसको हम लोगों ने किया। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर गाइस। थैंक यू, बाय। फिर आऊँगी कुछ और क्वेश्चंस लेके, तब तक के लिए बाय।